नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। उन्होंने जो हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां पर आरोप लगाए थे, उस संबंध में वो अपील के लिए दर दर भटक रहे थे। वो पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया था, फिर हाई कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल देने से मना कर दिया था। इसके बाद वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए थे और जिस तरह का माहौल है इस देश में जुडिशरी में, उसमें इस बात की संभावना तो थी, लेकिन आशंका भी थी कि शायद उन्हें बेल ना मिले। बेल अगर नहीं दी जाती तो फिर क्या होता, उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़े संकट की वजह बन सकता था। बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होता कि उनका नेशनल स्पोक्स पर्सन इस तरह से जेल चला गया है, गिरफ्तार हो गया है, हिरासत में है। तो उस लिहाज से कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन कांग्रेस को इस पूरे जमानत प्रकरण के बाद आत्ममंथन भी करना पड़ेगा कि उसने इस पूरे मामले को जिस तरह से डील किया, क्या वो सही था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही थी? ये कांग्रेस लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि किसी तरह के मामले में आगे जाते समय उसे किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम इस पर आएंगे, लेकिन पहले देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है वो उसमें क्या कहा है उसने, क्योंकि वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आम तौर पर जो राइट टू लिबर्टी है, जो आर्टिकल 21 से मिलती है किसी को भी, हर नागरिक को, उसमें बहुत सारे लोगों को के बारे में कोर्ट इस तरह से नहीं सोचती रही है। मसलन उमर खालिद का मामला ले लीजिए। ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनके मामले में कोर्ट ने इतनी समझदारी और उदारता नहीं दिखाई है, लेकिन इस मामले में दिखाई है। और इस मामले में उनके जो राइट टू लिबर्टी है, उनका जो पर्सनल लिबर्टी है, उसको कंसीडर करते हुए उन्हें इंटरिम बेल दी गई है। और ये भी कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ था वो पॉलिटिकल राइवलरी के चलते हुआ था। अब पॉलिटिकल राइवलरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के मंत्रियों पर, सरकार पर बीजेपी सरकार ने किस तरह के आरोप लगाए और उनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। चाहे वो 2G स्कीम का मामला हो, चाहे 1,75,000 करोड़ के नुकसान का हो, स्पेक्ट्रम के ऑक्शनिंग में कोल ब्लॉक का मामला हो, वो सारे के सारे जो एलिगेशन लगाए गए थे वो सारे धराशायी हो गए। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित और उनकी सरकार पर जो आरोप लगाए थे, उनका क्या हश्र हुआ, ये भी हमारे सामने है। तो राजनीति में इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और बहुत सारे बहुत झूठे आरोप भी होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि किसी भी नेता के खिलाफ एक क्रिमिनल केस बनाकर और उसे जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, जो कि असम सरकार ने की थी। कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है, धन्यवाद देना चाहिए जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस AS चंदूरकर की बेंच को, कि उन्होंने इस पॉइंट को भी अंडरलाइन किया है कि पवन खेड़ा ने जो कुछ भी कहा है वो मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं लगाए हैं, उनकी पत्नी और उनके बेटे पर, रिनकी भुइयां पर आरोप लगे हैं। जो भी जालसाजी या 4 पासपोर्ट रखने का मामला, जो भी आरोप उन्होंने लगाए थे, लेकिन उनका केस लड़ रही थी असम सरकार और उसमें सॉलिसिटर जनरल वो उनकी तरफ से पेश हो रहे थे अदालत में। तो ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है, एक अधिकारों का दुरुपयोग है कि आरोप किसी पर लगे, सरकार केस लड़ रही थी, आरोप पत्नी पर लगे थे और आरोप हेमंता पर भी लगे थे। तो ये लगे थे कि उन्होंने अपने जो एफिडेविट दाखिल किया है चुनाव के नामांकन पत्र में, उसमें बहुत सारी चीज़ें छिपाई हैं, उन चीज़ों का जिक्र उन्होंने नहीं किया है, इसलिए ये सवाल उठाए गए थे। अब ये कोर्ट ने कह के एक तरह से हेमंत बिश्व शर्मा को भी कटघरे में खड़े कर दिया, उनकी सरकार को और केंद्र सरकार को भी खड़ा कर दिया है।
उन्हें भी सोचने के लिए विवश कर दिया है कि क्या उन्हें इस तरह से इस केस में उतरना चाहिए था। जाहिर है कि एक गलत कदम उनके तरफ से उठाया गया था। रिनकी भुइयां को अगर उन पर आरोप लगे थे तो उन्हें केस लड़ने का, एफआईआर दर्ज कराने का वो सारा अधिकार है और वो अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन उनकी तरफ से असम सरकार ने ये केस लड़ा, ये अपने आप में एक मजाक है, पूरी व्यवस्था के बेजा इस्तेमाल का एक उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल खारिज करते समय जो कुछ कहा था, हालांकि वो कई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने गलत पाई हैं और उनको खारिज भी किया है, तो 24 अप्रैल को जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की सिंगल बेंच ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था, की अर्जी को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये मामला जो है सिर्फ मानहानि का नहीं है, ये फोर्जरी का है, जालसाजी का है। प्राइमा फेसी ये केस बनता है और उन्होंने जो दस्तावेज दिखाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फॉल्स और फैब्रिकेटेड, पुलिस ने ये दावा किया था, उनकी जांच तो हुई नहीं थी, तो पुलिस के दावे को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और उसके आधार पर एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया था। बल्कि कोर्ट ने, जस्टिस सैकिया ने आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया था कि खेड़ा ने एक इनोसेंट लेडी यानी रिनकी भुइयां को राजनीतिक फायदे के लिए विवाद में घसीटा। कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत उन्होंने स्वीकार कर ली जो पुलिस कह रही थी। तो साफ था कि हाई कोर्ट किस दबाव, किस प्रभाव में फैसला दे रहा था और यही डर था पवन खेड़ा का, कांग्रेस का, कि गुवाहाटी में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और इसीलिए हैदराबाद से एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां पर हैदराबाद की एंटीसिपेटरी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि नहीं, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट, और वो गए और वहाँ वही हुआ जिसकी की आशंका थी। तो इस तरह से गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी जो पूरा कंडक्ट था वो कटघरे में आ गया। जस्टिस सैकिया कटघरे में आ गए और जो टिप्पणियां हटाई गई हैं वो उनके ऊपर एक तरह से टिप्पणी है जस्टिस सैकिया पर। तो दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात ये है कि जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। उन्होंने कहा था कि रिनिका भुइयां शर्मा के पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं, यूएई, इजिप्ट, एंटीगुआ और बारबुडा इनके पासपोर्ट हैं। विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं, दुबई में 2 प्रॉपर्टी हैं, यूएसए में एक कंपनी है और रिनकी और बेटे के नाम पर, और शेल कंपनियां हैं। ये सारी संपत्तियां हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने चुनावी हलफनामे में छिपाई हैं। बहरहाल अब ये तो ठीक हो गया, जमानत मिल गई पवन खेड़ा को, कांग्रेस को राहत मिल गई, एक एम्बेरसमेंट से वो बच गई। लेकिन कांग्रेस से क्या गलती हुई है, कांग्रेस ने कहाँ चूक की है, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी चूक तो ये हुई है कि पवन खेड़ा ने जो भी दस्तावेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, उनकी क्या उसने जांच पड़ताल पूरी की थी, उनको तस्दीक किया था, या किसी ने उनके हाथों में थमा दिया और उन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया। ये बीजेपी का एक ट्रैप भी हो सकता है उनको फंसाने के लिए। किसी आदमी से फर्जी दस्तावेज आपको दे दिए, यदि मैं पत्रकार हूँ, मेरे पास भी कोई इस तरह के दस्तावेज या खबर लाकर दे सकता है और मैं अगर उत्साह में आकर उसे पब्लिश कर दूं और वो फर्जी निकले तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा। तो पत्रकारिता में ये नियम है कि आपको सारे फैक्ट्स, फिगर्स, कागजात अच्छे से जांच करना चाहिए और इसका पालन किसी राजनीतिक दल, किसी व्यक्ति को भी करना चाहिए। पवन खेड़ा के मामले में, इस मामले में ऐसा लगता है कि कांग्रेस से कोई बड़ी चूक हुई है। अगर चूक ना हुई होती तो कांग्रेस इस मामले में एकदम से खामोश ना हो जाती। वो पवन खेड़ा के साथ तो खड़ी रही, राहुल गांधी तक ने कहा कि हम पवन खेड़ा के साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी उस तरह से खड़ी रही। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल ना होती और
पवन खेड़ा को जेल जाना पड़ता, तब कांग्रेस क्या करती? तब कांग्रेस के पास क्या स्ट्रेटजी थी? क्या वो आंदोलन करती? आंदोलन का काम तो पहले ही करना चाहिए था। अगर एक अव्वल तो ये कि वो जो दस्तावेज मिले थे उनकी पूरी जांच परख होनी करवा कर ही आपको पब्लिक के सामने आना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि असम चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये हड़बड़ाहट में पवन खेड़ा मैदान में उतर गए और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों की कोई परीक्षा नहीं की, जांच नहीं की और उसमें फंस गए। हम ये नहीं कहते कि पवन खेड़ा ने झूठे क्लेम किए या उन्होंने जो दस्तावेज जारी किए वो गलत थे, फर्जी थे, क्योंकि उनकी तो अभी जांच ही नहीं हुई। उनकी जांच होनी ज़रूरी है। सरकार ने बेशक कह दिया कि ये सारे फर्जी थे, फैब्रिकेटेड थे, लेकिन सरकार को तो ये कहना ही था। सरकार आखिरकार अपने मुख्यमंत्री को, और ऐसे समय में जब असम में चुनाव हो रहा है, तब कैसे उसको सही घोषित कर सकती थी? लेकिन ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो हड़बड़ाहट न दिखाती और जांच करने में बहुत वक्त नहीं लगता है, जांच की जा सकती है, 24 घंटे में भी जांच होती। तो जांच के साथ जब आते तो आप ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ और फिर एक पूरी कैंपेन चला सकते थे और मजबूर कर सकते थे हिमंता बिश्व शर्मा को पद से हटने के लिए। और उन्होंने अगर गलत एफिडेविट देकर चुनाव लड़ा है तो उनका चुनाव रद्द भी करवा सकते थे, उनका नामांकन पत्र रद्द होता। और अगर उस समय नामांकन पत्र रद्द नहीं होता तो कोर्ट में चैलेंज होता और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे पुख्ता होते अगर, तो उनकी तो सदस्यता चली जाती और फिर वो मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाते। तो ये जो होमवर्क है प्रॉपर, वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने नहीं किया था। एक तो चूक ये हुई। दूसरी बात ये है कि जब ये आपने शस्त्र चल दिया, हथियार इस्तेमाल कर लिया, तो फिर पूरी पार्टी को एक आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाना चाहिए था। पवन खेड़ा को बहुत सारे लोग मानते हैं कि पवन खेड़ा को गुवाहाटी जाना चाहिए था। अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो वो गिरफ्तार होते, उसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेता भी जाते, वो भी वहाँ गिरफ्तारी देते और पूरे देश भर के जो तमाम नेता हैं और कार्यकर्ता वो गुवाहाटी पहुँच जाते और एक ऐसा माहौल बनाते जिसमें असम की जेलों में पूरे कांग्रेसी भरे होते और पूरा देश उमड़ रहा होता, विरोध में आंदोलित होता पूरी कांग्रेस। लेकिन ये चूक हो गई। देखिए, बहुत सारे दावे प्रतिदावे तमाम दल करते हैं। फर्जीवाड़े के दावे कितने 70 इन्होंने नहीं किए, बीजेपी ने, और कितने दूसरी पार्टियों ने नहीं किए। ये लगातार होते रहते हैं, लेकिन ये कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है। ये क्रिमिनल केस बनाया गया क्योंकि पवन खेड़ा के बारे में, पवन खेड़ा से चिढ़े हुए थे। एक तो हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने बड़े ही गंदे शब्दों का भी प्रयोग किया उनके लिए, उनको पेड़ा कहा, उनको बताया, बोला कि हेमंत बिश्व शर्मा ने पेड़ा बनाऊंगा, पेलूंगा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। तो हेमंत बिश्व शर्मा बौखलाए हुए थे, परेशान थे। और अगर कांग्रेस ऐसा एक मूवमेंट बना पाती तो फिर वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता और उसका चुनाव पर भी असर पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने वो मौका गंवा दिया क्योंकि कांग्रेस डर गई। कांग्रेस के डरने का ये जो मामला है वो इसलिए है कि अगर दस्तावेज सही नहीं थे, दस्तावेजों की जांच सही नहीं थी, तो कांग्रेस एक तरह से डिफेंसिव मोड में आ गई थी। पवन खेड़ा के बचाव में खड़ी हो गई थी, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ खड़े होना था वो नहीं खड़ी हो सकी। तो ये बताता है कि कांग्रेस की जो मीडिया सेल है या जो लीगल सेल है, इन दोनों के बीच में तालमेल की कमी है, या लीडरशिप और जो मीडिया सेल है उसमें कहीं गैप है। ये तमाम चीज़ें कांग्रेस, इस पूरे मामले ने कांग्रेस की इस कमज़ोरी को उजागर किया है। जबकि ये बहुत ठोस तरीके से अगर होता तो असम चुनाव में भी फ़ायदा मिलता और आगे की जो राजनीति है असम की भी, देश की भी, उसमें भी इन्हें फ़ायदा मिलता। क्योंकि असम में तो बिश्व शर्मा पहले ही करप्ट माने जाते हैं। बीजेपी ने खुद उनके बारे में करीब 2015 के आसपास बाकायदा डोजियर जारी किया था कि ये किन किन
करप्शन के घोटालों में फंसे हुए हैं, कौन कौन तरह के करप्शन किए हैं, और सत्ता में अगर वो आई तो इन्हें जेल भेजेगी। तो विश्व शर्मा का मामला तो बहुत वैसा है ही कि वो फंसे हुए हैं, बस एक ठोस प्रमाण चाहिए था। और अगर ये प्रमाण ठोस थे, अगर उस तैयारी के साथ कांग्रेस आती तो उसे बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती थी। लेकिन कांग्रेस चूक गई क्योंकि होमवर्क उस तरह से नहीं किया गया, और पवन खेड़ा इसीलिए फंस गए। पवन खेड़ा की इसमें कितनी गलती है, वो केवल स्पोक्स पर्सन के रूप में ये बता रहे थे कि ये जो, या फिर ये जो कागजात उनके पास सीधे आए थे, इन्वेस्टिगेशन वो खुद कर रहे थे, उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, या दूसरों ने इन्वेस्टिगेशन गलत किया और उन्हें दे दिया, जो भी कारण रहे हों। लेकिन ये दिखाता है कि जितनी पुख्ता तैयारी इस मामले में होनी चाहिए थी, कांग्रेस ने नहीं की, और उसी का नतीजा था कि फिर बाद के समय में वो डिफेंसिव दिखी, वो रक्षात्मक दिखी। उसके बाद किसी नेता ने इन आरोपों का नाम लेना भी ज़रूरी नहीं समझा कि इस तरह से उनके पास ज़्यादा पासपोर्ट हैं, दुबई में प्रॉपर्टी है, यूएसए में प्रॉपर्टी है, शेल कंपनियां हैं। ये इतने सारे ढेर सारे आरोप आपने लगाए थे, कुछ के तो ठोस सबूत आपके पास होने चाहिए थे। अगर होते तो आप चढ़ाई कर सकते थे हेमंत बिश्व शर्मा पर, रिंकी भुइयां को कटघरे में खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये कांग्रेस की एक बड़ी हार मानी जाएगी, वो स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये एक हार मानी जाएगी। और ये भविष्य में उसको सबक लेना पड़ेगा कि इस तरह से अगर वो खेल खेलेगी तो बीजेपी को कभी भी एक बड़ा मौका मिल जाएगा जिससे उसको एम्बेरेस कर सके और हमेशा के लिए उसे कहीं उलझा सके। तो ये एक सबक है, लेसन है। उम्मीद करना चाहिए कि कांग्रेस ने इसे सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।